हेलो 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 बच्चों, वेलकम 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 टू योर फेवरेट चैनल साइंस की पाठशाला, जहां पे हम साइंस का एक्सपेरिमेंट्स, थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट्स एंड न्यूमेरिकल्स को डिस्कस करते हैं। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं मार्वल पेपर नंबर 6 का सॉल्यूशन। इससे पहले मैंने आप लोगों को गाला का कंप्लीट सॉल्यूशन करवा दिया है। साथ साथ में मार्वल में अप टू 5 पेपर का सॉल्यूशन हो चुका है। उन सबकी लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मिल जाएगी। बिना टाइम वेस्ट किए हम इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे सेक्शन ए से, जिसमें ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ ड्रग्स आर यूज्ड टू ट्रीट इनडाइजेशन। इनडाइजेशन यानी कि स्टमक के रिलेटेड प्रॉब्लम होती है। अब यहाँ पे आपको पता है कि हम एंट एसिड को वहां पे कंज्यूम करते हैं टू ट्रीट इनडाइजेशन, एंड जब हमारे स्टमक के अंदर एसिड का प्रोपोर्शन इंक्रीज हो जाए तो हम यहाँ पे टिक करेंगे ऑप्शन नंबर सी, एंट एसिड। फिर पूछा है विच हाइड्रोकार्बन इज C6H14। ये आप नोटिस करोगे तो CnH2n+2 के अकॉर्डिंग फॉर्मूला है, और ये होते हैं अल्केन्स। अल्केन्स का मतलब पीछे ANE आएगा, और जब 6 कार्बन एटम होता है तो वर्ड यूज होता है हेक्स। तो एक्चुअल में ये है हमारा हेक्सेन। फिर थर्ड नंबर का क्वेश्चन हम ओमिट कर देंगे बिकॉज क्वेश्चन में प्रॉब्लम है। वाटर ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, तो ऑब्वियसली आंसर वाटर ट्रांसपोर्ट आएगा। इस क्वेश्चन में एरर है तो हम इसको जाने देते हैं। फिर पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्मूला रिप्रेजेंट्स वोल्टेज। वोल्टेज का फॉर्मूला अगर आपको पता हो तो V इज इक्वल टू W/Q होता है, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। वर्क डन को हम W से डिनोट करते हैं। अब चार्ज को करंट के फॉर्म में लिखना है तो I इंटू टी लिखा जा सकता है। तो हमारा आंसर बनेगा वर्क डन डिवाइड बाय करंट इंटू टाइम, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। फिर फिफ्थ क्वेश्चन में पूछा है अ कॉन्वेक्स लेंस ऑफ विच फोकल लेंथ अमोंग द फॉलोइंग हैज हाईएस्ट पावर। तो आप लोगों को रिलेशन पता होना चाहिए कि पावर इज 1 फोकल लेंथ, मतलब कि जिसका फोकल लेंथ सबसे कम है उसका सबसे ज्यादा पावर बनेगा। मतलब कि ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर बनेगा। सिक्स्थ में पूछा है त्रिशा बेन एज इज 48 ईयर्स, शी कैन नॉट सी नियर थिंग्स क्लियरली बट कैन सी फार थिंग्स क्लियरली। ये जो लेडी है उनको नजदीक की चीजें नहीं दिखाई दे रही है, दूर की चीजें क्लियरली दिखाई दे रही है। ये डिफेक्ट को ओवरकम करने के लिए कौन से ग्लासेस यूज किए जाने चाहिए। तो यहाँ पे इसको कहा जाता है हाइपरमेट्रोपिया। हाइपरमेट्रोपिया के लिए हम कॉन्वेक्स लेंस यूज करते हैं, जो हमें ऑप्शन यहाँ पे पी में गिवन है, तो हम टिक करेंगे ओनली पी। नेक्स्ट है हमारे पास फिल इन द ब्लैंक्स। क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा है द एटॉमिक फॉर्मूला ऑफ साइक्लोहेक्सेन इज डैश एंड व्हाइल दैट ऑफ एटॉमिक फॉर्मूला ऑफ बेंजीन इज डैश। साइक्लोहेक्सेन का मतलब हो गया कि वो हमारा सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होगा वहां पे, साथ साथ में हेक्सेन है इसलिए C6 वाला आना चाहिए। तो इसके फॉर्मूला आप लोगों को याद होने चाहिए, C6H12 होता है एंड C6H6 होता है। 8th में पूछा है इन अ रीजन वेयर द फील्ड लाइंस ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड आर क्लोज टुगेदर द मैग्नेटिक फील्ड इज। जहां पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्लोज होती है वहां पे स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड होती है, हम आंसर टिक करेंगे स्ट्रॉन्ग। फिर पूछा है डैश रेगुलेट्स द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। स्टोमेटा को ओपन और क्लोज करने के लिए गार्ड सेल्स होते हैं, हम टिक करेंगे आंसर गार्ड सेल्स। जर्म सेल्स अराइज फ्रॉम स्पेशलाइज्ड टिश्यू। जर्म सेल्स कहां से अराइज होते हैं तो एपिडर्मल टिश्यू से वो अराइज होते हैं। डेंटिस्ट यूज विच मिरर्स। तो हमारे जो स्मॉल टीथ है उसको मैग्नीफाई करने के लिए वो लोग कॉनकेव मिरर को यूज करते हैं। फिर पूछा है ब्रास इज एन एलॉय ऑफ, तो आंसर आता है कॉपर एंड जिंक, तो हम टिक करेंगे हमारा आंसर जिंक। फिर है ब्रोमीन इज अ लिक्विड मेटल, तो ब्रोमीन एक्चुअल में नॉन मेटल होता है, इसलिए हम करेंगे यहाँ पे आंसर फॉल्स। फिर पूछा है डीएनए इन द क्रोमोसोम्स ऑफ द न्यूक्लियस कंटेन्स द इंफॉर्मेशन फॉर प्रोटीन सिंथेसिस,
ये स्टेटमेंट हमारा ट्रू है। फिर है रेनबो इज ऑलवेज फॉर्म्ड इन द स्काई इन द डायरेक्शन ऑपोजिट टू सन। सन से ऑपोजिट डायरेक्शन में रेनबो फॉर्म होता है, ये भी हमारा ट्रू स्टेटमेंट है। फिर है टूथपेस्ट यूज टू क्लीन टीथ आर एक्चुअली एसिडिक। टूथपेस्ट कभी भी एसिडिक नहीं होते हैं, वो बेसिक होते हैं, इसलिए हम यहाँ पे आंसर लिखेंगे फॉल्स। अब आगे है फुल फॉर्म लिखना है हमें CNS और PNS का। CNS का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम और PNS का होता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। हमारे बॉडी में 2 टाइप की नर्वस सिस्टम होती है, उसके बारे में यहाँ पे पूछा। फिर पूछा है व्हाट इज द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन ह्यूमन। ह्यूमन के अंदर कितने क्रोमोसोम्स होते हैं? तो एक्चुअल में टोटल 46 क्रोमोसोम्स होते हैं और वो 23 पेयर्स में अरेंज्ड होते हैं। फिर पूछा है नेम द थिन ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन थ्रू विच लाइट एंटर्स द आई। जिसके थ्रू लाइट एंटर करती है वो थिन ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन को कहा जाता है कॉर्निया। 20 नंबर में पूछा है स्टेट द कॉमन नेम ऑफ किलोवाट आवर। किलोवाट आवर को एक्चुअल में यूनिट कहा जाता है एनर्जी का, तो इसका सिंपल कॉमन नेम होता है यूनिट। फिर है हमारे पास मैच द फॉलोइंग टाइप के क्वेश्चन। 21 में पूछा है कि फोर ब्रेन क्या फंक्शन करेगा। तो फोर ब्रेन को कहा जाता है थिंकिंग पार्ट ऑफ द बॉडी, मतलब कि आर टिक करेंगे। फिर मेड्यूला ऑब्लंगेटा जो है वो सलाइवरी सिक्रेशन को कंट्रोल करता है, तो पी टिक करेंगे। फिर पूछा है मैन्युफैक्चरर। मैन्युफैक्चरर फूड बनाते हैं, इसलिए फूड सिंथेसिस। फिर है प्राइमरी कंजम्पशन, यानी कि फीड ऑन द प्रोड्यूसर, मतलब कि वो प्रोड्यूसर को फूड के फॉर्म में कंज्यूम करेंगे। हमारा सेक्शन है यहाँ पे फिनिश होता है। नेक्स्ट है सेक्शन बी, जिसमें हमें एनी 9 अटेम्प्ट करने हैं। क्वेश्चन नंबर 25 में पूछा है अ सॉल्यूशन ऑफ सब्सटेंस एक्स इज यूज्ड फॉर व्हाइट वॉशिंग, नेम द सब्सटेंस एक्स एंड इट्स फॉर्मूला। कौन सा सब्सटेंस व्हाइट वॉशिंग के काम में आता है? तो उस सब्सटेंस को कहा जाता है कैल्शियम ऑक्साइड, यानी कि CaO। ठीक है, ये उसका फॉर्मूला भी हो गया और हमें उसका रिएक्शन वाटर के साथ लिखना है। तो जब भी कैल्शियम ऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो वहां पे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन होता है। फिर क्या होता है, उस पर्टिकुलर सॉल्यूशन को जब हम वॉल के ऊपर लगाएंगे तो एनवायरमेंट में प्रेजेंट CO2 जो है उस लेयर के साथ मिक्स हो जाएगा, यानी कि जो हमने सॉल्यूशन अप्लाई किया है उसके साथ वो मिक्स होके व्हाइट कलर की कोटिंग बनाता है, जिसको कहा जाता है कैल्शियम कार्बोनेट। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास नेम 4 एलॉयज एंड देयर कंस्टिट्यूएंट्स। अब हमें यहाँ पे टोटल 4 एलॉयज लिखने हैं, तो आप पहले लिख सकते हो ब्रास, जो बनता है कॉपर और जिंक में से। फिर है ब्रॉन्ज, जो बनता है कॉपर और टिन में से। फिर है हमारे पास शोल्डर, दैट इज लेड एंड टिन। और है स्टेनलेस स्टील, जो आयरन, कार्बन, क्रोमियम और निकल उन सब से बनता है। फिर एरोबिक रेस्पिरेशन और एनएरोबिक रेस्पिरेशन में क्या डिफरेंस है वो पूछा गया है। ये क्वेश्चन हमने पहले भी डिस्कस कर लिया है। एरोबिक रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है, एनएरोबिक में ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं होता। एरोबिक रेस्पिरेशन में ग्लूकोज का कंप्लीट ऑक्सीडेशन हो जाता है, एनएरोबिक रेस्पिरेशन में ग्लूकोज का कंप्लीट ऑक्सीडेशन नहीं होता। एरोबिक रेस्पिरेशन में वाटर और CO2 का फॉर्मेशन होता है, एनएरोबिक रेस्पिरेशन में इथाइल अल्कोहल बन सकता है, या तो लैक्टिक एसिड बन सकता है, या तो कार्बन डाइऑक्साइड बने। यहाँ पे टोटल 5 पॉइंट्स गिवन है, उसमें से आपको जो भी 3 पॉइंट्स याद रखने हैं वो आप लोग याद कर सकते हैं। फिर पूछा है हाउ डज द फीटस गेट्स न्यूट्रिशन इन द मदर्स बॉडी। फीटस का मतलब एम्ब्रियो होता है, मतलब कि जो चाइल्ड में बाद में जो है वो कन्वर्ट होने वाला है। एम्ब्रियो मतलब कि एक छोटा सा सेल होता है, ठीक है। अब एम्ब्रियो को जो न्यूट्रिशन मिलता है मदर के बॉडी में से, वो स्पेशल टिश्यू को कहा जाता है प्लेसेंटा। The embryo grows inside the mother's womb and gets nourishment from mother's blood through the tissue called placenta.
द प्लेसेंटा इज अ टेम्पररी ऑर्गन दैट डेवलप्स इन द यूट्रस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। प्लेसेंटा एक ऐसा ऑर्गन होता है जो मदर के यूट्रस में ग्रो होता है सिर्फ और सिर्फ प्रेगनेंसी के टाइम में। वो अटैच होता है यूटेरिन वॉल के साथ और फीटस के साथ। उसके थ्रू जितना भी न्यूट्रिशन है वो फीटस को मिलता है। अब है बैन ऑन यूज ऑफ अल्ट्रासाउंड मेथड फॉर जेंडर डिस्क्रिमिनेशन इज नेसेसरी, गिव साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन। कई बार जो है जेंडर का जो है डिटर्मिनेशन किया जाता है अल्ट्रासाउंड मेथड का यूज करके, वो एक्चुअल में बैन कर देना चाहिए। मतलब कि जो मदर के वुम्ब के अंदर चाइल्ड है वो बॉय है कि गर्ल है, वो आइडेंटिफाई करने के लिए अल्ट्रासाउंड यूज किया जाता है, उसको कहा जाता है जेंडर डिटर्मिनेशन। अब वो रॉन्ग है, उसको बैन कर देना चाहिए, उसका हमें साइंटिफिक रीजन बताना है। पहले देखो क्या लिखा हुआ है, सम पीपल यूज द अल्ट्रासाउंड टेक्निक दैट इज कॉल्ड सोनोग्राफी इलीगली फॉर सेक्स डिटर्मिनेशन ऑफ एम्ब्रियो ड्यू टू द प्रेजेंट ड्यू टू प्रेफरेंस टू मेल चाइल्ड द फीमेल एम्ब्रियो इज एबॉर्टेड। कई बार क्या होता है कि फैमिली को मेल चाइल्ड चाहिए होता है, तो उस केस में वो फीमेल एम्ब्रियो को एबॉर्ट कर देते हैं, यानी कि उसका एबॉर्शन कर देते हैं। द किलिंग ऑफ द अनबॉर्न गर्ल चाइल्ड इज नोन एज फीमेल फीटिसाइड। दिस सेक्स सिलेक्टिव एबॉर्शन इज अनएथिकल एंड इलीगल। ये जो पूरी प्रोसेस है वो अनएथिकल है और इलीगल है। बाय फीमेल फीटिसाइड द फीमेल सेक्स रेशियो इज रिड्यूसिंग एट एन अलार्मिंग रेट। ठीक है, इससे क्या हो रहा है कि हमारे कंट्री के अंदर जो फीमेल का नंबर है वो बहुत ही ज्यादा कम होता जा रहा है। अब आगे पूछा है मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया में डिफरेंस। तो मायोपिया को शॉर्ट साइटेडनेस कहते हैं, यानी कि नजदीक का दिखाई देता है, दूर का दिखाई नहीं देता। हाइपरमेट्रोपिया को कहा जाता है लॉन्ग साइटेडनेस, यानी कि दूर का दिखाई देता है, नजदीक का दिखाई नहीं देता। अब मायोपिया में जो है इमेज रेटिना से पहले बनती है, हाइपरमेट्रोपिया में इमेज रेटिना के बाद में बनती है। टोटल यहाँ पे 5 पॉइंट्स मैंने दे दिए हैं, इसमें से आप कोई भी 2 पॉइंट्स याद रख सकते हो। फिर पूछा इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है और उसका यूनिट। तो इलेक्ट्रिक करंट को कहा जाता है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। मतलब कि जब भी चार्ज एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे फ्लो करेगा तो उसको कहा जाता है इलेक्ट्रिक करंट, जिसको आई से डिनोट किया जाता है Q/T। कितना चार्ज फ्लो होता है पर यूनिट टाइम उसको करंट कहते हैं, और उसको मेजर करने का जो यूनिट है उसको कहा जाता है एम्पियर। ठीक है, तो ये चीजें याद रखनी पड़ेगी। अब एक न्यूमेरिकल, एन इलेक्ट्रिक रेफ्रिजरेटर रेटेड एट 400 वाट। 400 वाट का मतलब हमें पावर दे दिया है, फिर टाइम दे दिया है, उसको हम यूज करते हैं 8 आवर्स पर डे जितना। साथ साथ में टोटल हम उसको यूज करने वाले हैं 30 डेज तक। ठीक है, और हमें प्राइस दिया है कि अगर हम 1 किलोवाट आवर जितना यूज करेंगे तो हमारा जो बिल है वो बनेगा ₹3 जितना। हमें टोटल बिल निकालना है 30 डेज के लिए। अगर हमने ये रेफ्रिजरेटर 30 डेज तक यूज किया तो उसकी वजह से कितना बिल बनेगा वो हम निकालने वाले हैं। एक्चुअल में क्योंकि यहाँ पे 1 किलोवाट आवर का प्राइस गिवन है, यानी कि हमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी निकालनी पड़ेगी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है आप लोगों को पता होना चाहिए। इलेक्ट्रिकल एनर्जी का मतलब होता है पावर मल्टीप्लाई बाय टाइम। पावर है हमारे पास 400, हम 8 आवर्स के लिए यूज करने वाले हैं फॉर 30 डेज, इसलिए यहाँ पे ये हो जाएगा। साथ साथ में किलोवाट आवर में निकालना है, तो किलोवाट आवर में कन्वर्ट करने के लिए हमें इसको डिवाइड बाय 1000 भी करना पड़ेगा। तो ये जो 3 zeros है वो हो जाएंगे हमारे कैंसल। 24 इंटू 4 करोगे तो आंसर आएगा 96 किलोवाट आवर। यानी कि अगर मैंने 1 किलोवाट आवर कंज्यूम किया तो मुझे 3 रुपीज देने पड़ेंगे। तो 96 अगर किलोवाट आवर में यूज करता हूं तो कितने देने पड़ेंगे, तो 96 इंटू 3 करोगे तो आंसर आएगा 288 रुपीज। तो इस तरीके से ये न्यूमेरिकल सॉल्व किया जाता है। अब है अ टीचर आस्क्ड अनन्या
that why electrical appliances with metal surfaces are connected to the mains through a 3-pin plug and an electric bulb through a 2-pin plug। अनन्या को पूछा गया कि जितने भी मेटल सरफेसेस वाले अप्लायंसेस हैं, जैसे कि इलेक्ट्रिक आयरन हो गया, साथ साथ में रेफ्रिजरेटर है, उन सबको हम 3 पिन से कनेक्ट करते हैं, लेकिन इलेक्ट्रिक बल्ब को 2 पिन से कनेक्ट किया जाता है। तो अनन्या ने रिप्लाई क्या दिया? द 3-pin कनेक्शन रिड्यूसेस द थर्मल इफेक्ट ऑफ द वायर कनेक्टेड इन द सर्किट। उसने ऐसा कहा कि 3-pin कनेक्शन की वजह से जो हीट प्रोड्यूस होती है वायर के अंदर वो कम हो जाती है। अब हमें ये बताना है कि अनन्या ने जो आंसर दिया क्या वो सही है कि गलत, विथ रीजन। तो सबसे पहले अनन्या ने जो आंसर दिया वो है फॉल्स। जो 3rd पिन होती है उस पिन को कहा जाता है अर्थ वायर, बिकॉज वो कनेक्टेड होता है अर्थ के साथ। इसका यूज हम करते हैं फॉर सेफ्टी प्रिकॉशन, जिससे हमें कभी भी इलेक्ट्रिक शॉक ना लगे। अगर एक्स्ट्रा करंट उस वायर के थ्रू आता है तो वो सीधा का सीधा जो है वो अर्थ में पास हो जाएगा और हमें शॉक नहीं लगेगा। तो इसका जो थर्मल इफेक्ट के साथ कोई लेना देना नहीं है, इसका डायरेक्टली लेना देना है कि वो हमें शॉक से बचाता है। ठीक है, तो अनन्या ने जो आंसर दिया था वो फॉल्स था। अब है why is the government emphasizing on the use of paper bags and cloth bags instead of plastic bag। मतलब कि क्यों गवर्नमेंट ऐसा कहती है कि प्लास्टिक बैग को यूज नहीं करना चाहिए, पेपर बैग और क्लोथ बैग को यूज करो। तो प्लास्टिक बैग यानी कि पॉलीथीन बैग जो है वो सॉइल के साथ बहुत टाइम तक उसी फॉर्म में रहते हैं, सॉइल की फर्टिलिटी को कम कर देते हैं, वाटर को फ्लो नहीं होने देते, क्लॉग कर देते हैं वाटर की लाइन को, जिसकी वजह से कई बार फ्लड्स आते हैं। दैट मीन्स वो बहुत तरीके से सॉइल को और वाटर को डैमेज करते हैं, इसलिए उसकी वजह से पॉल्यूशन होता है। और वो एक नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस है प्लास्टिक को डिग्रेड होने में बहुत सारे ईयर्स लग सकते हैं, जबकि पेपर बैग और क्लॉथ बैग जो है वो नॉन बायोडिग्रेडेबल बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस है, मतलब कि उससे एनवायरनमेंट में कोई नुकसान नहीं होता, इसलिए हमें वो यूज करने चाहिए। प्लास्टिक बैग्स को यूज करना अवॉइड करना चाहिए। फिर है फूड चेन और फूड वेब में क्या डिफरेंस है। तो फूड चेन का मतलब एक लीनियर पाथवे होता है जहां पे एनर्जी एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में फ्लो, जबकि जब बहुत सारी फूड चेन कंबाइन हो जाती है तो उस नेटवर्क को कहा जाता है फूड वेब। फूड चेन के अंदर हम ये देखते हैं कि एक कोई पर्टिकुलर हायर लेवल का ऑर्गेनिज्म जो है, हायर ट्रॉपिक लेवल में अगर कोई स्पेसिफिक ऑर्गेनिज्म है तो वो हमेशा लोअर लेवल वाले ट्रॉपिकल ऑर्गेनिज्म को एज अ फूड कंज्यूम करेगा। ठीक है, जबकि हम फूड वेब में ऐसा देखते हैं कि हायर ट्रॉपिक लेवल वाला जो हमारा ऑर्गेनिज्म है वो मल्टीपल लोअर ट्रॉपिक लेवल वाले ऑर्गेनिज्म को कंज्यूम करता है। फिर पूछा गया है कि फोटोसिंथेसिस क्या है और उसमें कौन कौन सी प्रोसेस एक साथ होती है। तो फोटोसिंथेसिस का मतलब होता है कि जब भी कोई प्लांट लाइट एनर्जी यानी कि सन से जो लाइट आ रही है उसको एब्जॉर्ब करके उसको केमिकल एनर्जी यानी कि फूड में कन्वर्ट कर दे, तो उस प्रोसेस को कहा जाता है फोटोसिंथेसिस। जब भी लाइट एनर्जी इंसिडेंट होती है किसी भी प्लांट के ऊपर तो प्लांट्स के अंदर होता है क्लोरोफिल। वो क्लोरोफिल जो है उसका ब्रेक डाउन होता है इनटू ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स। जो वाटर है हमारे पास, ठीक है, वो ब्रेक डाउन हो जाएगा इनटू ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। फिर जो लाइट एनर्जी है वो केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है। द रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो प्लांट ने कंज्यूम किया है उसका रिडक्शन रिएक्शन होता है और वो कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट हो जाता है। जितना भी कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में है वो स्टोमेटा के थ्रू प्लांट में एंटर करता है और उसके पोर्स के थ्रू गैसेस का एक्सचेंज होता है, मतलब कि कार्बन डाइऑक्साइड अंदर आएगा और ऑक्सीजन बाहर जाएगा। फिर है 37 नंबर का क्वेश्चन, विच टू टाइप्स ऑफ पावर लाइन्स आर अवेलेबल फॉर हाउस होल्ड यूज।
एक्चुअल में डोमेस्टिक पर्पस यानी कि हाउस होल्ड यूज के लिए सिर्फ और सिर्फ एक ही पावर लाइन होती है, जो होती है 220 वोल्ट की। जो दूसरी पावर लाइन होती है वो इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए होती है, जहां पे 440 वोल्ट एंड अबव यूज किया जाता है। तो डोमेस्टिक में कभी भी दो पावर लाइन यूज नहीं की जाती, सिर्फ और सिर्फ एक यूज की जाती है, दैट इज ऑफ 220 वोल्ट। नेक्स्ट है सेक्शन सी, जिसमें हम Ne6 करने वाले हैं। 38 में पूछा है व्हाट इज अल्कलाई, गिव इट्स प्रैक्टिकल एग्जांपल एंड राइट द मेजर्स टू प्रिवेंट डैमेज कॉज्ड बाय इट। अल्कलाई का मतलब होता है ऐसे बेसिक हाइड्रोक्साइड जो वाटर के अंदर डिसॉल्व होंगे तो OH माइनस आयन को रिलीज करेंगे। इसके दो एग्जांपल आप लोगों को याद रखने हैं, दैट इज सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH जिसको कॉस्टिक सोडा कहा जाता है, और दूसरा है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड जिसको KOH जिसको कॉस्टिक पोटाश भी कहा जाता है। अब ये जो अल्कलाई है वो डैमेज करते हैं मेटल की सरफेस को, और मेटल की सरफेस के ऊपर हो जाता है कोरोजन। उस कोरोजन को रोकने के लिए हम क्या कर सकते हैं, गैल्वेनाइजेशन कर सकते हैं। गैल्वेनाइजेशन का मतलब होता है कि जब भी मेटल की सरफेस के ऊपर जिंक की लेयर को ऐड कर दो सो दैट वो कोरोड ना हो, उस प्रोसेस को हम कहते हैं गैल्वेनाइजेशन। साथ साथ में दूसरी प्रोसेस कर सकते हैं, जैसे कि हम उसके ऊपर ऑयलिंग कर सकते हैं, पेंटिंग कर सकते हैं। पेंटिंग का मतलब उसके ऊपर एक कोई पर्टिकुलर कलर का पेंट अप्लाई कर दिया सो दैट वो कभी भी बेस के साथ कांटेक्ट में ना आए। इस तरीके से हम डिफरेंट मेथड का यूज करके मेटल्स को जो है प्रिवेंट कर सकते हैं फ्रॉम द कोरोजन। फिर पूछा है 39 नंबर के क्वेश्चन में, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग प्योर मेटल्स फ्रॉम द कंपाउंड्स ऑफ द मेटल एट द टॉप ऑफ द रिएक्टिविटी सीरीज। जो हमारे पास मेटल के ओर्स है टॉप ऑफ द रिएक्टिविटी सीरीज का मतलब क्या हुआ, हम यहाँ पे सोडियम की बात कर रहे हैं। अब हमें सोडियम का जो कंपाउंड है NaCl, उसमें से कैसे सोडियम को एक्सट्रैक्ट करना है उस मेथड को पूछा गया। तो NaCl को सबसे पहले एक कंटेनर के अंदर रखा जाता है, उस कंटेनर के अंदर हम वाटर को लेते हैं और NaCl वहां पे ऐड कर देते हैं। फिर बाद में हम सप्लाई करते हैं इलेक्ट्रिसिटी, उस प्रोसेस को कहा जाता है इलेक्ट्रोलिसिस। ठीक है, जहां पे करंट का यूज करके हम यहाँ पे NaCl को दो पार्ट में स्प्लिट करते हैं, दैट इज कॉल्ड Na+ और Cl-। इसको इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन रिएक्शन भी कहा जाता है, क्योंकि Na+ है जिसको कैटायन कहा जाता है, वो हमें नेगेटिव इलेक्ट्रोड यानी कि कैथोड के ऊपर मिलता है। Cl- है जिसको एनायन कहा जाता है, क्योंकि वो नेगेटिव है इसलिए वो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड यानी कि एनोड के ऊपर मिलता है। इस तरीके से हम इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन का यूज करके यानी कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी सप्लाई करके Na+ जो हमारा मेटल है उसको ऑब्टेन कर सकते हैं। फिर पूछा है गिव अ प्रिसाइज एक्सप्लेनेशन ऑफ द फॉलोइंग रीजन, एल्यूमिनियम मेटल डज नॉट प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस विथ नाइट्रिक एसिड। जब भी एल्यूमिनियम नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो वहां पे हाइड्रोजन गैस नहीं निकलेगी। जनरली आपको पता है कि मेटल जब एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो वहां पे हाइड्रोजन गैस निकलती ही है, लेकिन नाइट्रिक एसिड के साथ हाइड्रोजन गैस इसलिए नहीं निकलती बिकॉज नाइट्रिक एसिड जो है वो एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब क्या हुआ, वो कभी भी हाइड्रोजन रिलीज नहीं होने देता वहां पे। ठीक है, नाइट्रिक एसिड जो है वो खुद रिड्यूस हो जाता है इनटू डिफरेंट नाइट्रोजन ऑक्साइड्स, जैसे कि N2O, NO, NO2। कभी भी वो हाइड्रोजन रिलीज होने नहीं देगा, वो हाइड्रोजन की जगह पे H2O को रिलीज करता है। ठीक है, तो ये चीज याद रखनी है, नाइट्रिक एसिड में हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस नहीं होती, डायरेक्ट H2O प्रोड्यूस होता है। वहां पे नाइट्रिक एसिड जो है वो खुद को रिड्यूस कर देता है इनटू N2O, NO एंड NO2।
सेकंड क्वेश्चन में पूछा है जिंक मेटल का H2SO4 के साथ रिएक्शन, तो Zn प्लस H2SO4 बना देता है ZnSO4 प्लस H2, और H2 जो है वो यहाँ पे गैस के फॉर्म में रिलीज होता है। अब पूछा है एक्सप्लेन ह्यूमन ब्रेन एंड नेम इट्स मेन पार्ट्स। यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है ह्यूमन ब्रेन का हमने डायग्राम बनाया है, उसके बहुत सारे मेन पार्ट्स होते हैं, जैसे कि एक है मेड्यूला ऑब्लोंगेटा जो ब्लड प्रेशर, सलाइवेशन और वोमिटिंग को कंट्रोल करता है। फिर सेरिबेलम आता है जो हमारे बॉडी के बैलेंस को मेंटेन करने का काम करता है, इक्विलिब्रियम में रखता है जब हम वॉकिंग करते हैं, ड्रिंकिंग करते हैं या किसी बॉल को कैच करते हैं। फिर फोर ब्रेन आता है, फोर ब्रेन के अंदर सेरिब्रम आता है जो थिंकिंग, रीजनिंग, स्पीच और इंटेलिजेंस का काम करता है। फिर ऑल्फैक्टरी आता है, ऑल्फैक्टरी का मतलब ऐसे लोब्स होते हैं जो स्मेल को डिटेक्ट करने के काम में आते हैं। तो ये सारे मेन पार्ट्स के बारे में आप लोग लिख सकते हैं। फिर पूछा है मेंस्ट्रुअल यानी कि सेक्सुअल साइकिल इन अ वीमेन, उसको एक्सप्लेन करना है। तो आफ्टर अ फीमेल अटेन्स प्यूबर्टी, जब भी फीमेल प्यूबर्टी के स्टेज में आ जाती है, एवरी मंथ वन ऑफ द ओवा ऑफ द ओवरी मैच्योर्स, हर मंथ में एक ओवरी जो है वो मैच्योर हो जाती है और ओवा को यानी कि एग को रिलीज करती है ऑन एवरी 28th डे। ठीक है, ये चीज याद रखना है जिसको ओव्यूलेशन कहा जाता है। उस टाइम पे यूट्रस की जो लाइनिंग है वो थिक हो जाती है, स्पॉन्जी हो जाती है और बाद में वो फर्टिलाइज्ड एग को रिलीज करती है। अगर फर्टिलाइज्ड एग रिलीज नहीं होता तो उस टाइम पे यूट्रस का ब्रेक डाउन होता है एंड कम्स आउट ऑफ द वजाइना अलोंग विद द अनफर्टिलाइज्ड एग व्हिच इज नोन एज मेंस्ट्रुअल फ्लो। अगर वो एग फर्टिलाइज नहीं होता तो वो उस टाइम पे एग वेजाइना के थ्रू बाहर आ जाता है, जिसको अनफर्टिलाइज्ड एग कहते हैं। उस अनफर्टिलाइज्ड एग के फ्लो को ही कहा जाता है मेंस्ट्रुअल फ्लो। दिस occurs on the 14th day of ovulation and last for 3 to 5 days। ये ओव्यूलेशन के 14th डे पे होता है और जनरली 3 से 5 डे तक चलता है। After the flow stops, the uterus starts preparing itself again to receive fertilized egg। इसके बाद क्या होता है कि यूट्रस अपने आप को प्रिपेयर करने लगता है कि वो अगेन एक फर्टिलाइज्ड एग को रिसीव करे। अगर वो फर्टिलाइज एग को रिसीव नहीं कर पाता तो सेम चीज मतलब कि वापिस से मेंस्ट्रुअल फ्लो जो है वो कंटिन्यू होने लगता है। 43 में पूछा है कि डिफरेंट मेथड्स ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन। ये एक ऐसा क्वेश्चन है कि जो मैंने 7 से 8 बार करा दिया है बिकॉज हर पेपर में ये क्वेश्चन आया है। वापिस से हम इसका फर्दर डिस्कशन नहीं करने वाले हैं, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, हमने बहुत सारी मेथड्स ऑलरेडी इसमें देख ली है। आप लोग अपने अकॉर्डिंग इसको नोटबुक में लिख दो और जब भी एग्जाम में पूछा जाता है तो लर्न करके आप लोग लिख सकते हैं। फिर पूछा है कि प्लेन मिरर और उससे जो इमेज बनती है उसकी कैरेक्टरिस्टिक के बारे में लिखना है। तो प्लेन मिरर को कहा जाता है एक फ्लैट रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो ग्लास से बनती है और उसके पीछे हम एक लेयर ऐड करते हैं जो कि सिल्वर नाइट्रेट की हो सकती है या तो एल्यूमिनियम की हो सकती है। अब उससे जो इमेज बनती है वो वर्चुअल हमेशा होती है, हमेशा इरेक्ट होगी और सेम साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। जब हम अपने आप को मिरर में देखते हैं तो हमारी साइज और वो इमेज की साइज सेम दिखाई दे। यहाँ पे इमेज डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस भी सेम रहते हैं और साथ साथ में लेटरली इन्वर्टेड। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा जो लेफ्ट है वो राइट होगा और हमारा जो राइट है वो हमारा लेफ्ट बन जाता है। जैसे कि ये मेरा लेफ्ट हैंड है तो हो सकता है कि आपको मोबाइल में या तो अपने टीवी में अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो आपको लगे कि ये मेरा राइट हैंड है, एक्चुअल में ये मेरा लेफ्ट हैंड है। तो जब लेफ्ट जो है वो इमेज का राइट बन जाता है और राइट जो है वो इमेज का लेफ्ट बन जाता है तो उसको कहा जाता है लेटरली इन्वर्टेड। अब ये प्लेन मिरर्स यूज किए जाते हैं सोलर कुकर्स में, पेरिस्कोप बनाने में जो सबमरीन में यूज होता है, कैलिडोस्कोप बनाने में और साथ साथ में बहुत सारे जो साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स हैं वहां पे भी हम प्लेन मिरर को यूज करते हैं। अब पूछा है कि रेडियस ऑफ कर्वेचर और फोकल लेंथ को डिफाइन करो। अगर हमारे पास इस तरीके से कॉनकेव मिरर है
ठीक है। तो यहाँ पे जो एक्सिस पास होती है उसको हम प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। ये हमारा पोल होता है, ये है हमारा फोकल पॉइंट और ये है हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो डिस्टेंस बिटवीन P एंड C यानी कि पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, उस डिस्टेंस को कहा जाता है रेडियस ऑफ कर्वेचर। और साथ साथ में डिस्टेंस बिटवीन P एंड F यानी कि पोल एंड फोकस इज नोन एज फोकल लेंथ। ठीक है। फोकल पॉइंट किसको कहेंगे? अगर हमारे पास जो रेज आ रही है लाइट की वो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस है, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो रेज हमेशा एक पॉइंट पे से पास होगी, उस पॉइंट को कहा जाता है फोकल पॉइंट। नेक्स्ट है हमारे पास एक सर्किट डायग्राम जहां पे हमें 2 वोल्ट के 3 सेल्स गिवन है। तो सबसे पहले हम 2 वोल्ट के 3 सेल्स अगर बना ले तो हमारे पास ऐसे 6 वोल्ट की बैटरी बन जाएगी। उसके साथ हमने 5 ओम का रेजिस्टेंस, 8 ओम का रेजिस्टेंस और 12 ओम के रेजिस्टेंस को सीरीज में रखा है। उसके साथ हम 3 रेजिस्टेंसेस बना देंगे इस तरीके से, सब कुछ सीरीज में कनेक्टेड है। ठीक है। 5 ओम, 8 ओम और 12 ओम। तो हमने ये सर्किट डायग्राम ड्रॉ कर लिया। अब हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। सीरीज के अंदर फॉर्मूला होता है R1 प्लस R2 प्लस R3 यानी कि 5 प्लस 8 प्लस 12 यानी कि हमारा आंसर आएगा 25 ओम। ठीक है। तो इस तरीके से इसको सॉल्व करना है। यहाँ पे हमने सेक्शन सी फिनिश किया। नेक्स्ट है सेक्शन डी जिसमें हमें एनीफाई करने हैं। 47 में पूछा है एक्सप्लेन द रिएक्शन ऑफ मेटल विथ एसिड। जब भी कोई मेटल एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो वहां पे हमेशा सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन होता है। जैसे कि मैग्नीशियम जब HCl के साथ रिएक्ट करेगा तो वहां पे सॉल्ट यानी कि MgCl2 और हाइड्रोजन फॉर्म होगा। साथ साथ में मान लो कि अगर Mg H2SO4 के साथ रिएक्ट करेगा तो सॉल्ट MgSO4 और हाइड्रोजन गैस हमेशा रिलीज होता है। साथ साथ में मेटालिक बेसिस किस तरीके से रिएक्ट करते हैं एसिड के साथ वो भी हमें पूछा है। मेटालिक बेसिस जो है वो होते जैसे कि मेटालिक बेसिस का मतलब हो गया मेटल के ऑक्साइड। ये चीज आप याद रखना, बिकॉज मेटल के जो ऑक्साइड है वो रिएक्ट करते हैं एज अ बेस। जैसे कि हमारे पास कॉपर का ऑक्साइड है, वो अगर HCl के साथ रिएक्ट करेगा तो अगेन वो बेस की तरह क्योंकि रिएक्ट कर रहा है इसलिए वहां पे बनेगा सॉल्ट और वाटर का फॉर्मेशन। अब पूछा है 2 बेनिफिट्स ऑफ वॉशिंग सोडा एंड बेकिंग सोडा यानी कि यूजेस लिखने। बेकिंग सोडा के अगर हम यूजेस देखें तो वो स्टमक के अंदर जो एसिडिटी होती है उसको क्योर करने के काम में आता है और साथ साथ में फायर एक्सटिंग्विशर में भी उसका यूज किया जाता है। वॉशिंग सोडा जो है वो यूज में आता है फॉर एलिमिनेटिंग बर्न्ट ऑन ऑयल फ्रॉम किचन इक्विपमेंट। मान लो कि कोई किसी पर्सन को जलन हो रही है, उसके बॉडी के ऊपर ऑयल गिरा हुआ है तो वो वहां पे जलन को मिटाने के काम में आता है क्योंकि वो बेस की तरह वर्क करता है। साथ साथ में सोप, ग्लास और पेपर इंडस्ट्री में उसका यूज किया जाता है। फिर हमें न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के बारे में लिखना है। जब भी कोई एसिड बेस के साथ रिएक्ट करता है तो वहां पे सॉल्ट और वाटर का फॉर्मेशन होता है। इस रिएक्शन को कहा जाता है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। 2 एग्जांपल आपको यहाँ पे गिवन है, जैसे कि कॉस्टिक सोडा NaOH जब HCl के साथ रिएक्ट करता है तो NaCl और H2O का फॉर्मेशन होता है। फिर नाइट्रिक एसिड मान लो KOH के साथ रिएक्ट करता है तो वहां पे KNO3 और H2O का फॉर्मेशन होता है। अब बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, हमें A B C D और E ऐसे टोटल 5 ऑर्गेनिक कंपाउंड्स गिवन है। हमें पूछा है सबसे पहले कि विच ऑफ द अबव ऑर्गेनिक कंपाउंड A B C D and D इज अ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का मतलब होता है सिंगल बॉन्ड वाला, तो वो है हमारे पास B वाला, दैट इज C2H6 जो है हमारा इथेन। सेकेंड में पूछा है आइडेंटिफाई द अल्कोहल ऑर्गेनिक कंपाउंड फ्रॉम द अबव। इसमें से कौन सा अल्कोहल वाला ऑर्गेनिक कंपाउंड है, तो जिसके पीछे OH आता है वो, यानी कि C वाला जो कंपाउंड है वो C2H5O। फिर थर्ड के अंदर पूछा है
कि राइट द केमिकल रिएक्शन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड सी एंड डी इन प्रेजेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। मतलब कि सी और डी वाला, यानी कि हमारे पास इथेनॉल और इथेनोइक एसिड रिएक्ट करेंगे H2SO4 के प्रेजेंस में, तो वहां पे इथाइल एसीटेट का इथाइल इथेनोएट का फॉर्मेशन होता है, जिसको हम ईस्टर कहते हैं। तो वो वाला रिएक्शन मैंने आपको यहाँ पे ऑलरेडी प्रोवाइड कर दिया है। और फोर्थ में पूछा है कि सी और डी के यूजेस लिखने हैं। तो जो एल्कोहल है उसका यूज होता है पेट्रोल के साथ मिक्स होके, जिसको पावर एल्कोहल कहा जाता है। साथ साथ में एल्कोहल को यूज करते हैं हम डिफरेंट केमिकल इंडस्ट्रीज के अंदर भी। फिर इथेनोइक एसिड जो है वो हमें मिलता है विनेगर में से, तो वो भी हम लिख सकते हैं। इथेनोइक एसिड का भी वेरियस केमिकल इंडस्ट्रीज में यूज होता ही है। फिर पूछा है कि यूरिन का फॉर्मेशन कैसे होता है, इसका डायग्राम के साथ बनाओ। अगर आप लोगों को याद हो तो ये सब कुछ हमने बहुत ही डिटेल में ऑलरेडी सब कुछ देख के रख लिया है, फिर भी मैंने आप लोगों को यहाँ पे पूरा का पूरा आंसर प्रोवाइड कर दिया है। इस तरीके से यूरिन फॉर्मेशन होता है बॉडी के अंदर। ये थियरी आप लोग लिख सकते हो, लर्न कर सकते हो, और डायग्राम भी ये वाला ड्रॉ कर सकते हैं। फिर प्लांट्स के अंदर कैसे फूड और दूसरे सब्सटेंसेस का ट्रांसपोर्टेशन, जिसको ट्रांसलोकेशन भी कहा जाता है, वो होता है। तो ये आप लोगों ने लोअर स्टैंडर्ड्स में भी देखा था। इसके लिए दो पर्टिकुलर टिश्यूज रिस्पॉन्सिबल होते हैं। जैसे कि वाटर के लिए जाइलम होता है, वैसे ही फूड के लिए होता है फ्लोएम। फ्लोएम जो है वो डिफरेंट पार्ट्स पे बॉडी, जो भी प्लांट की बॉडी उसके डिफरेंट पार्ट्स पे कार्बोहाइड्रेट्स हैं, विटामिन हैं, उन सब का ट्रांसपोर्टेशन करता है। ये सब कुछ फ्लोएम का काम। फिर है स्कैटरिंग ऑफ लाइट। क्या है स्कैटरिंग का मतलब? होता है जब भी सनलाइट एनवायरमेंट में प्रेजेंट डिफरेंट गैसेस के ऊपर इंसिडेंट होती है तो वो डिफरेंट डायरेक्शन में स्प्रेड हो जाती है। उस स्प्रेडिंग के फेनोमेना को कहा जाता है स्कैटरिंग ऑफ लाइट। ये कब देखने को मिलता है? तो अर्ली मॉर्निंग में आप देख सकते हो, जब भी सनराइज हो रहा है और आपके विंडो में एक छोटा सा होल है, तो उस होल में से जब लाइट पास करती है तो वो स्प्रेड हो जाती है, उसको कहा जाता है स्कैटरिंग ऑफ लाइट। ये जो स्कैटरिंग का फेनोमेना है वो डिपेंड करता है कि हमारे एटमॉस्फेयर में कौन से गैसेस हैं और उनकी साइज क्या है। अगर लार्ज साइज के गैसेस हैं, मतलब कि जो पार्टिकल्स है गैसेस के, अगर उनकी साइज लार्ज है तो वहां पे लार्जर वेवलेंथ वाली लाइट स्कैटर होगी। अगर स्मॉलर साइज के पार्टिकल्स हैं हमारे एटमॉस्फेयर में तो वहां पे स्मॉलर वेवलेंथ वाली लाइट स्कैटर होगी। जो हमें स्काई का कलर दिखाई देता है वो ब्लू क्यों दिखाई देता है ऑन अ नॉर्मल क्लियर डे? क्योंकि वहां पे पॉल्यूशन नहीं है, वहां पे एयर के पार्टिकल्स स्मॉल होते हैं, तो स्मॉलर वेवलेंथ वाली लाइट यानी कि ब्लू कलर की लाइट दिखाई देती है, इसलिए हमें स्काई का कलर ब्लू दिखाई। फिर 53 में पूछा है राइट द रूल फॉर डिटरमाइनिंग द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड अराउंड द स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर। जब कोई स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर में से करंट पास होगा तो वहां पे रूल यूज हम करते हैं मैक्सवेल्स राइट हैंड थंब रूल। जिस डायरेक्शन में करंट जाता है उस डायरेक्शन में हम हमारे थंब को प्लेस करते हैं। फिर ये जो फिंगर्स का मूवमेंट है, जिस डायरेक्शन में फिंगर बेंड होती है उस डायरेक्शन में प्रोड्यूस होती है मैग्नेटिक फील्ड। सेकंड में हमें पूछा है कि फोर्स कैसे निकालोगे, तो फोर्स निकालने के लिए फॉर्मूला हम यूज करते हैं मैक्सवेल्स लेफ्ट हैंड थंब रूल। ये फोर्स दिखाता है, ये मैग्नेटिक फील्ड दिखाता है और ये करंट को शो करता है। अब लास्ट क्वेश्चन है हमारा, रिमूविंग ऑल द मेंबर्स ऑफ अ न्यूट्रिएंट लेवल हैव अ डिफरेंट इफेक्ट फॉर डिफरेंट न्यूट्रिएंट लेवल्स। इज इट पॉसिबल टू रिमूव ऑल न्यूट्रिएंट रिच ऑर्गेनिज्म विदाउट अफेक्टिंग द हैबिट? क्या हम हमारे फूड चेन में से जो एक पर्टिकुलर ट्रॉपिक लेवल में डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स हैं, क्या उन सबको रिमूव कर देंगे तो क्या उसका इफेक्ट दूसरों के ऊपर आएगा? तो ऑब्वियसली आएगा ही, बिकॉज हर पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होता है फूड के ऊपर। मान लो हम सारे के सारे प्लांट्स को रिमूव कर देंगे
तो प्लांट्स को कंज्यूम करने वाले जितने भी हर्बीवोरस एनिमल्स हैं उनको फूड नहीं मिलेगा, तो हर्बीवोरस अपने आप मर जाएंगे, और हर्बीवोरस अपने आप मर जाएंगे तो कार्निवोरस को फूड कहाँ से मिलेगा। मतलब कि अगर हम फूड चेन में से एक ट्रॉपिकल लेवल में से सारे के सारे ऑर्गेनिज्म को हटा देंगे तो फूड चेन पूरी ब्रेक हो जाएगी, सब कुछ डेड हो सकता है। ठीक है, इसलिए कभी भी एक ट्रॉपिकल लेवल में से जितने भी ऑर्गेनिज्म है उसको रिमूव नहीं करना चाहिए, बिकॉज पूरी की पूरी हमारी जो चेन है वो इंटरलिंक्ड है। आई होप आप लोगों को सब कुछ परफेक्टली समझ में आ गया होगा। फिर भी डाउट है तो नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल देन गुड बाय एंड हैव फन। ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अपने फ्रेंड्स और फैमिली में इसको शेयर कर देना।